जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम इमरजेंसी से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दरअसल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है क्या, रिवोक कैसे होता है, प्रोक्लेमेशन कैसे होता है, ए टू जेड सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू कि बाय द टाइम वी फिनिश दिस लेक्चर, इमरजेंसी से रिलेटेड जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आइए आज के इस चैप्टर को या फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु हैज द अथॉरिटी टू प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में प्रोक्लेम कौन कर सकता है? इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने डिस्क्रिशन पर नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट रिटर्न एडवाइस देना चाहिए। पहले तो बस मुंह बोले पर ही किया जाता था, लेकिन पोस्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये कंपल्शन रखा गया है कि रिटर्न ही यहाँ पर एडवाइस देनी चाहिए, खासकर जब इमरजेंसी की बात हो। तो जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिटर्न एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं तो नो डाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे प्रोक्लेम कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन इमरजेंसी? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पर आंसर बोथ ए एंड बी है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, अब ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करूं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस कन्विक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। लेकिन आप यहाँ पर छोटा सा डाउट कर सकते हैं आर्टिकल 32 को लेकर, सर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए खुद इमरजेंसी के प्रोविजंस में ये प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स जो वो सस्पेंड किए जा चुके हुए हैं, और पार्लियामेंट के आगे भी उन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इवन प्रेसिडेंट अगर चाहें तो फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स को पाने की रेमेडी को भी सस्पेंड किया जाता है। सो डोंट यू थिंक कि आर्टिकल 32 ही है जो हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है? अब देखिए यही तो आर्टिकल है ना जिसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को दिला सकता है, ब्रिट्स वगैरह जारी करवा सकता है। सो नो डाउट आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिकल है, उसे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड कर सकते हैं एज फार एज emergency is concerned. So both A and B is the right answer. What is the provision for the extension of a national emergency beyond 6 months? Extension by president with parliamentary approval, extension by president with judiciary approval, extension of by prime minister with parliamentary approval, and extension of president with state assembly approval. Absolutely right. Within 1 month हमें क्या करना चाहिए? हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना चाहिए। हमने ऑलरेडी ये लेक्चर में देखा हुआ था। सो नो डाउट 6-6 महीने करके आप इसे इसी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। सो एक्सटेंशन बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। याद रखिएगा अगर लोकसभा सिटिंग में नहीं है या फिर डिसोल्यूशन हो चुका हुआ है, सो राज्यसभा इन द मीन टाइम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे अप्रूव करना चाहिए। एंड बाय द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, विद इन 30 डेज ऑफ लोकसभा का फर्स्ट सिटिंग, उसे फिर से यहाँ पर अप्रूव करवाना चाहिए बाय लोकसभा ऑल्सो। सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर प्रोसीजर। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जहां पर गवर्नर को ऑल पावरफुल बनाया जाता है और उनके हाथ में ही ज्यादातर पावर्स मिलते हैं? दैट आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 370। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356। देखिए हमने जब लेक्चर में देखा, हमने देखा कि आर्टिकल 355 बताता है कि सेंटर पर ये जिम्मेदारी रखी गई है कि मेक श्योर कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल रहा है या नहीं। और आर्टिकल 356 में उसकी रेमेडी भी दी जाती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी का फेलियर स्टेट में हो रहा है तो नो डाउट वहां पर सेंटर जो है आ सकता है इन प्ले और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। एक और भी आर्टिकल है रिमेंबर जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, आर्टिकल 365, दैट इज फेलियर टू कंप्लाई विद द सेंटर्स डायरेक्शंस। ठीक है, अगर सेंटर के दिए हुए डायरेक्शंस को भी स्टेट फॉलो नहीं करना चाहता, उसके खिलाफ जाता है, तो वहां पर भी गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं। वैसे तो दोनों केसेस में, चाहे वो आर्टिकल 356 हो या फिर आर्टिकल 365, दोनों केसेस में गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं। अगर नहीं प्रेसिडेंट को, इफ प्रेसिडेंट डीम्स फिट और प्रेसिडेंट थिंक्स इफ इट इज रियली नेसेसरी, वहां पर वो अपने भी डिसीजन द्वारा गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। National emergency was first proclaimed in 1962, 1968, 1971, 1975, and the correct answer is actually जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, चाइनीज एक्सटर्नल अग्रेशन हमारे ऊपर कर रहा था 1962 में, पहली बार इंडो चाइना वॉर के वक्त हमने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी और वो जनवरी 1968 तक भी कंटिन्यू ही था।
हु डिसाइड्स वेदर द सिचुएशन इन अ स्टेट रिक्वायर्स द इम्पोजिशन ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल? कौन डिसाइड करेगा? अभी अभी शायद मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बोथ ए एंड बी। देखिए कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री कभी भी ये नहीं कहेगा गवर्नर को जाके कि देखो मेरे हाथ से चीजें यहाँ पर छूट रही हैं, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाइएगा। ये तो उनके प्रेस्टीज के लिए बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा। और अगर वहां पर एक ऐसी सरकार है जो सेंटर से अलग है, तब तो और भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के हाथ में ही पावर दिया गया है। अगर गवर्नर को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेयर हो रही है या सेंटर के रूल से कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं। अगर गवर्नर ना भी करे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद यहाँ पर अधिकार दिया गया, इफ ही डीम्स फिट, तो वहां पर वो प्रेसिडेंट का रूल लगा सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द गवर्नर ऑफ द स्टेट अज्यूम? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिव। मेनली एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में यहाँ पर होता है। लेजिस्लेचर को ज्यादातर हार्म यहाँ पर नहीं पहुंचता, वो वहां पर ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेचर वाले होते हैं। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो नो डाउट पार्लियामेंट जो है अब लेजिस्लेट करेगा स्टेट सब्जेक्ट्स को लेकर। दैट इज अ टोटल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। लेकिन एज फार एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज कंसर्न, एग्जीक्यूटिव पावर्स पूरे उन्हीं के हाथ में जाते हैं। प्रेसिडेंट एक्चुअली डिक्टेटर बनते हैं, थ्रू गवर्नर ही रूल्स द एंटायर स्टेट। For how long the maximum period the proclamation of president rule can be extended? Is that only for 1 year? Is that for 3 years? It depends on the decision of President of India, or is that for 6 months only? And the correct answer is actually मैक्सिमम 3 साल तक ही पुश कर सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रोक्लेमेशन करने के विद इन 2 मंथ्स दोनों हाउसेस के साथ, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस के साथ अप्रूवल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है। सो विद दैट अप्रूवल फॉर एवरी 6 मंथ्स यू कैन कंटिन्यू, बट यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अगर मोर देन 3 ईयर्स के लिए अगर आपको करना पड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन द्वारा आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन लाना पड़ेगा कि भाई उस जगह पर इलेक्शन जो है वो नहीं चलाए जा सकते। सो ऐसे बिना पर ही उसे इंडेफिनेटली पुश किया जा सकता है। ये बहुत ही रेयर ऐसे केसेस हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कमिटीज भी आए। बेस्ट एग्जांपल मैं अगर दे सकूं, सरकार या कमीशन का भी आप रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। इवन एसआर बोमाई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 जिसके तहत आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं वो बहुत ही स्पेयरसिंगली इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बहुत ही सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। Which of the following article of the Indian Constitution deals with the proclamation of financial emergency? Is that Article 352, Article 356, Article 360, Article 370? And the correct answer is Article 360. Financial emergency से related एक ही आर्टिकल है जिसके तहत सेंटर becomes all powerful, पूरे कंट्री का फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी उन्हीं के हाथ में होती है। इवन स्टेट्स को भी ताकीद दी जाती है उनके बजट से, उनके फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी से रिलेटेड। सो आर्टिकल 360 is the right answer. The emergency provision of Indian Constitution has been borrowed from, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर एंड यूएसए। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली वेमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से हमने इंस्पिरेशन लिया हुआ है। इवन फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड किए जाते हैं जब इमरजेंसी लगाई जाती है, सो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमने दरअसल वेमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से ही लिया हुआ है। What is the maximum duration of a financial emergency once declared? एक बार इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए तो कब तक कंटिन्यू हो सकती है? इज दैट फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स अंटिल रिवोक्ड, और 1 ईयर? सो यहाँ पर कुछ भी झमेला नहीं रखा गया है। यहाँ पर स्ट्रेट अवे एक बार जब प्रोक्लेम की जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा, तो विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, अगर अप्रूवल देते हैं तो इनडेफिनेटली ये कंटिन्यू होगा। बार बार इसे अप्रूवल दिलाने की जरूरत नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे रिवोक नहीं करते सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा, तब तक ये कंटिन्यू ही होगा। सो सी इज द राइट आंसर। When was the only instance of a financial emergency declared in India? 1975, 1962, 1991, 90 और never? कई लोग या तो 1991 लिखेंगे या हड़बड़ा के जल्दी में 1975 लिख देंगे। दोनों ही गलत है। आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई हुई थी वो नेशनल इमरजेंसी ही थी, जिसे हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। देखिए अगर वॉर हो रहा है या एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी कही जाएगी। अगर आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन फाइनेंशियल इमरजेंसी से पूछा जा रहा है। इवन जब इकोनॉमिक क्राइसिस हमने फेस किया 1991 में, हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। रादर देन दैट हमने क्या किया, एलपीजी के प्रोसेस लाए, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी के जो क्लोज्ड विंडोज थे, जो क्लोज्ड डोर्स थे, हमने उसे ओपन कर दिया। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल? स्टेट फाइनेंसेस, central finances, reduce the salaries and allowance of government employees,
ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली कुछ भी कर सकता है एज फार एज फाइनेंस, मनी और अमाउंट इज कंसर्न। स्टेट फाइनेंसेस की प्रोप्राइटरी भी सेंटर के हाथ में ही आती है, सेंट्रल फाइनेंसेस की भी आती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस से पकड़ के स्टेट के इवन कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज क्यों ना, उन सभी के सैलरीज में भी कटौती हो सकती है। सो डी इज द राइट आंसर। Who can revoke a financial emergency in India? Is that president, parliament, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज, अभी हमने देखा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल पार्लियामेंट अगर एक बार देता है तो बाद में बार बार उसे एक्सटेंशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट अगर उसे रिवोक करना चाहते हैं तो एक सिंपल नोटिफिकेशन जारी करके किया जा सकता है। In which case did Supreme Court asserts its authority over the proclamation of emergency? Is that केशवानंदा भारती केस, इंदिरा गांधी केस, एडीएम जबलपुर केस, मिनर्वा मिल्स केस? मजबूरी से, आदत से मजबूर कई लोग क्या लिखते हैं इसका, केशवानंदा भारती केस लिखते हैं। केशवानंदा भारती केस का तो लेना देना पूरा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से, इमरजेंसी से नहीं। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में दरअसल हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लैरिफाई यहाँ पर कर दी कि देखो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माला फिडे और दैट द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सटर्नस और इररिलेवेंट फैक्ट्स। 1975 में क्या हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक वेग टर्म था दरअसल वो, उसके बिना पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी। इनफैक्ट ऑलरेडी सेकेंड इमरजेंसी चल रही थी 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में एक्सटर्नल इमरजेंसी हमने इंडिया में ऑलरेडी लगाई हुई थी, तो उसके ऑलरेडी चल रहा था और 1975 में फिर से एक और इमरजेंसी लगाई गई। सो 1980 मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर इररिलेवेंट फैक्ट्स द्वारा इमरजेंसी लगाई जा रही है तो जुडिशियल रिव्यू वहां पर जरूर किया जाएगा। Which amendments limits the president power to issue a proclamation of emergency? Is that 42nd Amendment Act, 44th Amendment Act, 52nd Amendment Act या 56th Amendment Act? And the correct answer is 44th Amendment Act। देखिए प्रेसिडेंट का पावर यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पावर की ही बात की जा रही है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि इंटरनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी, बस एक वेग टर्म का इस्तेमाल किया गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो बाद में मोरारजी देसाई जी की सरकार जब आई तो उन्होंने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने पास किया, जिसके तहत क्लैरिफिकेशन दिया गया हमें कि भाई ये जो आप इमरजेंसी लगवा रहे हैं ना, वो आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पर होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर ये कही गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे कंसिडर करेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। Which one of the following is not a ground for imposition of president rule in a state? Breakdown of constitutional machinery? Absolutely right. Article 356. Failure to comply with the directions of the union government? This is also absolutely correct. Article 365 is the right answer. ये 356 है, ये 365 है. Loss of majority in the state assembly? None of the above. देखिए मेजॉरिटी अगर स्टेट सरकार की गिरती है तो उसमें स्टेट इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत है। गवर्नर फिर से पार्टीज को बुलाएंगे लेजिस्लेचर असेंबली में, और किसी, देखो यहाँ पर डिस्क्रिशन गवर्नर को दिया गया है कि अगर कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उन्हें मिल नहीं रही है तो वो किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं ऑन ए डिस्क्रिशन एज अ चीफ मिनिस्टर, और उन्हें स्पेसिफिक टाइम देकर पूछ सकते हैं कि तुम अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो। तो ये अधिकार गवर्नर को दिए गए हैं। सो नो डाउट डेमोक्रेसी को यहाँ पर जिंदा रखना बहुत ही जरूरी है। सो उसके बिना पर सभी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जब वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी का फेल्यूर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अनार्की जब स्टेट में छा जाती है, सो इन दैट कंसर्न्स ओनली एक्सट्रीम स्टेप प्रेसिडेंट रूल का लिया जा सकता है। What is the term used for approval of the proclamation of president rule by both houses of the parliament? Is that ratification, endorsement, confirmation या sanction? सच बताऊं तो ये सभी टर्म्स एक ना एक तरीके से सिनोनिम से हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं। लेकिन ratification is actually an official term that is used to confirm something officially. Usually वोट देने के बाद जो ratify करते हैं ना, so because of that हम ratification यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, रिमेंबर दैट जो रेटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ होना चाहिए। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू डायरेक्शंस टू स्टेट रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स? आर्टिकल 256, आर्टिकल 257, आर्टिकल 258 या आर्टिकल 360? फाइनेंशियल इमरजेंसी से ही डील कर रहा है, आर्टिकल 360 इज द राइट आंसर। Who was the president of India when internal emergency was declared in the country? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी? तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अनाउंस किया हुआ था, तो इट वाज ऑन 25 ऑफ जून 1975। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कहा जाता है कि रातों रात यहाँ पर मैसेज भेजा गया था और इमीडिएटली रातों रात प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया।
Which of the following is not a condition for proclamation of national emergency? Internal disturbance, external aggression, war या armed rebellion? And the correct answer is internal disturbance नहीं है। 1978 के पहले जरूर हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबेलियन रखा गया था। All possibilities of forming an alternative government must be explored before imposing the president rule. सरकारिया कमीशन, मंडल कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन या शाह कमीशन? मैंने ऑलरेडी शायद बताया आपको, ऑफ कोर्स आरएस सरकारिया कमीशन ने ही ये रिकमेंडेशंस दिए हुए थे कि भाई सभी अल्टरनेटिव ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर तो कीजिएगा, तब जाकर अगर कुछ रास्ता नहीं बच रहा है तो आर्टिकल 356 को इस्तेमाल करिएगा। बहुत ही स्पेसिंगली आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही कम आर्टिकल 356 का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। The president may suspend the right to move to courts for enforcement of fundamental rights during the time of emergency. Article 356, Article 360, Article 358 या Article 359 and the correct answer is Article 359। अभी जैसे कि मैंने आपको explanation provide किया कि remedial measures को ही suspend किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना कि भले ही पूरे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करें या ना करें, लेकिन उनकी रेमेडियल राइट्स को अगर सस्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखो, जब आपकी रेमेडी ही नहीं आपको दी गई है तो आप क्लेम कहां से करोगे? यानी कि क्लेम करने का मौका ही तो वहां पर नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, वॉलेंटरी रिजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और ब्रेक डाउन और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी दोनों एक ही हैं ऑलमोस्ट ऑल। सो कंप्लाई करने से भी अगर फेल हो जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को तो तब भी लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अगर वॉलेंटरीली रिजाइन करेंगे तो क्या नए पर्सन आके बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री की तरह? लेजिस्लेटिव असेंबली एक और नया लीडर चुनेगी, वो कोई भी बिना नहीं है जिसके बिना पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकें। Who has authority to withdraw proclamation of financial emergency? Is that president, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फाइनेंस मिनिस्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज एक बार राज्यसभा और लोकसभा अपना अप्रूवल देते हैं तो जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को आगे बढ़ा सकते हैं। रिवोक करने के पावर्स भी उन्हीं को दिए गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352? इज दैट 1 year, 2 years, 6 months और इंडेफिनेट अंटिल रिवोक? थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी यहाँ पर है। देखिए, जब दोनों हाउसेस, देखिए वैसे तो विद इन 1 month ऑफ प्रोक्लेमेशन दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी के साथ यहाँ पर प्रोक्लेमेशन को पास करना पड़ेगा और रेटिफाई उसे करना पड़ेगा, तभी जाकर 6 months का एक्सटेंशन मिलता है। तो ऐसे करके आप 6 महीने तक उसे इंडेफिनेटली पुश कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। और यहाँ पर होगा क्या कि इवन लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी चेंज हो सकती हैं, एक साल के लिए उन्हें पुश किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो रिवोक करने का तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रेसिडेंट जब चाहे अपना नोटिफिकेशन जारी करके रिवोक कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भी यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि अगर वो नहीं चाहते कि नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू हो तो यहाँ पर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी, रिमेंबर राटिफिकेशन के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी बोथ द हाउसेस, लेकिन रिवोक करने के लिए सिर्फ राज्यसभा का सिंपल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन को पास करेगा, डिसअप्रूव करते हुए कि भाई हमें नेशनल इमरजेंसी नहीं चाहिए, तो नेशनल इमरजेंसी को लागू नहीं करेंगे, उसको रिवोक किया जाएगा। So these are the way how which the national emergency, state emergency and the financial emergency works. I hope कि आपके सभी डाउट क्लैरिफाई हो चुके होंगे। Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।